नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे लेकर हाजिर हूं आपके लिए 5.1। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10 का 5.1 मेरे भाई। और एकदम बेहतरीन अंदाज में आप पढ़ने के लिए फिर से एक बार तैयार हो जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ इसमें क्या होगी, सबसे पहले हम भाई इसका पाठ परिचय देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए बच्चों, क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं हम शुरू से कि हम जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छौके 12, 2 सत्ते 14, 2 आठ 16, 2 नवा 18 और 2 धम्मा 20। उसी तरीके से 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, तिछाक 18, 3 सते 21, 3 आठ 24, 3 नवा 27, 3 धम्मा 30। अब ध्यान दीजिए, इन पहाड़ों में क्या हम फैक्ट देखेंगे कि भैया 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 4 और 6 के बीच में भी 2 का गैप, 6 और 8 के बीच में 2 का गैप, 8 और 10 के बीच में 2 का गैप, 10 और 12 के बीच में 2 का गैप, 12 और 14 के बीच में 2 का गैप, 14 और 16 के बीच में 2 का गैप, 16 और 18 के बीच में 2 का गैप, 18 और 20 के बीच में भैया 2 का गैप। ये 2 का गैप जो है मेरे भाई, ये क्या है, इसे हम कहते हैं अंतर। क्या कहेंगे भैया, अंतर। क्या कहेंगे, अंतर। लेकिन यही अंतर अगर सभी के बीच में है तो हम इसे सर्व अंतर कहते हैं, यानी सर्वांतर कहेंगे। और इसे हम इसी इसी को हम सर्वांतर भी कह सकते हैं। फिलहाल के लिए भी इतना समझिए। अब 3 के बीच में देखिए 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर, 6 और 9 के बीच में भैया 3 का अंतर, 9 और 12 के बीच में 3 का अंतर, 12 और 15 में 3 का अंतर, 15 और 18 में 3 का अंतर। ठीक, उसी तरीके से 18 और 21 में 3 का अंतर। क्लियर रहिएगा। ठीक, उसके बाद 21 और 24 में आपका 3 का अंतर, फिर 24 और 27 में 3 का अंतर, फिर 27 और 30 में 3 का अंतर। मतलब समझिए कि आपका डिफरेंस सेम है यहाँ पर भी। तो इसी जो आपने अभी ये 2 का पहाड़ा लिखा है मेरे भाई, यही समांतर श्रेणी है। यही क्या है मेरे भाई, समांतर श्रेणी है। यही हमारे पास समांतर श्रेणी है। इसी को अंग्रेजी में हम एपी से दर्शा लेते हैं। ठीक, जिसका अर्थ होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी है मेरे भाई। समांतर श्रेणी क्या होती है कि जब सभी अवयवों के बीच में ये अंतर बराबर हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेरे भाई। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मैंने कहीं पे लिखा 6, 6, 8, 9, 12, 16। अब देखते हैं कि 6 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है मेरे भाई, 2 का है। 8 और 9 के बीच में 1 का है। 9 और 12 के बीच में 3 का है। 12 और 16 में 4 का है। क्या डिफरेंस सेम है सभी के बीच के? आप कहोगे सर नहीं। इसका मतलब ये लाइन जो आप देख रहे हो वह एपी या समांतर श्रेणी नहीं है। वो एपी या समांतर श्रेणी नहीं है। सीधी सीधी सी बात। ठीक मेरे भाई, इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब और इस पर मैं थोड़ी सी विचार करूंगा इन बातों पर कि भैया देखो, जो इनके बीच में हम देख रहे हैं एक अंतर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं मेरे भाई, एक अंतर देख रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा था 2 का पहाड़ा कि 2, 4, 6, 8, ऐसे देखिए मैं इनको ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और फिर मैं कह दूँ ये ऐसे ऐसे आगे चलती चली जा रही है। अब मैं देखो भैया क्या कह सकता हूँ कि मैंने मान लिया कि ये कोई पद है जो जिसका नाम ए है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो आप पहले सोचो, ये मेरा इस एपी, अगर मान लीजिए एक एपी है, मान लेते हैं कि एपी है, तो इसमें ये मेरा पहला पद होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा पहला पद होगा, ये मेरा दूसरा पद होगा, ये मेरा दूसरा पद होगा, ये मेरा तीसरा पद होगा, ये मेरा तीसरा पद होगा, ये मेरा चौथा पद होगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, ये मेरा चौथा पद होगा, ये मेरा पांचवा पद होगा। इसी तरीके से देखते रहिएगा, ये मेरा पांचवा पद होगा। ठीक है, ये मेरा पांचवा पद होगा। और जो सबसे आखिरी वाला पद होगा वो मेरा एनवा पद होगा। ये कौन सा पद होगा मेरे भाई, एनवा पद होगा, जो सबसे आखिरी होगा। ठीक, ये मेरा छठवां पद होगा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे भाई, तो पहले पद को हम लोग इसमें सूत्र में क्या बताते हैं, ए, या हम इसे A1 बताते हैं।
या तो हम इसे ए कहेंगे या तो इसे A1 कहेंगे। दूसरे पद को मेरे भाई हम लोग क्या कहेंगे, A2 कहेंगे। इसे हम A1 कह सकते हैं या ए कह लेंगे, इसको A2 कहेंगे। इसको मेरे भाई A3 कहेंगे, इसको मेरे भाई A4 कहेंगे, इसको A5। इसी तरीके से nवें पद को हम कहेंगे AN, इसको क्या कहेंगे nवें पद को मेरे भाई AN। ठीक, अब आप सोचिए कि अगर हमको बोल देता है कि हमें चेक करना हो कि समानता श्रेणी कैसी है, तो मैंने आपसे कहा सबके बीच में कितने का अंतर था। देखिए 2, यहाँ से इसको हम अलग कर लेते हैं और समझिएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। मैंने कहा कितने का अंतर, तो आप कह रहे हो मेरे भाई 2 का अंतर। आप +2 जा रहे हो, 2 कदम उधर जा रहे हो। ठीक, लेकिन अगर आपको यही पता करना हो तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर दोनों का, तो ये A है, ये A2 है। डिफरेंस पता करने के लिए आपको करना होगा D बराबर इस A2 में से इस A1 को घटाना होगा। इस A2 में से इस A को घटाएंगे या A1 को घटाएंगे तो पता चलेगा डिफरेंस क्या है। तो D बराबर A2 का मान मेरे भाई 4 और A का मान मेरे भाई 2, तो डिफरेंस आ गया मेरे भाई 2 का। ये इसके लिए था। अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस पता करना है तो कैसे करोगे, देखो ये आपका A3 है ना, तो D बराबर A3 माइनस A2। अगर इनके बीच का डिफरेंस पता करना है तो D बराबर A3 का मान क्या हो जाएगा 6 और A2 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 4, तो D का मान क्या आ गया मेरे भाई 2। देखो डिफरेंस इक्वल आ रहा है सबके बीच में। अगर A4 के और A3 का पता करना हो तो भी D बराबर A4 माइनस A3 करोगे तो D बराबर आ जाएगा 8 माइनस के 6 और D बराबर के मेरे भाई 2। ये क्लियर है, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। उसके बाद देखो दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, आपके पास ये 12वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए मतलब ये आपके पास A5 है। अगर आपको A5 और A4 के बीच में निकालनी हो तो भी D बराबर A5 माइनस A4। तो देखिए D बराबर A5 यानी 10, A4 यानी 8, तो D इज इक्वल टू आपके पास 2। अब यहाँ पे आ गया मेरे भाई A6, तो D बराबर A6 माइनस A5, तो D बराबर A6 का मतलब है 12 और यहाँ पे 10, और ये D बराबर हो गया मेरे भाई 2। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम समांतर श्रेणी लगा रहे होंगे तो हम किसी भी एपी को चेक करने के लिए ये चेक करेंगे कि क्या उनके बीच के सर्वांतर समान हैं। यदि बीच के सर्वांतर समान होंगे तो मेरे भाई हम सीधा सीधा कह देंगे कि वो समांतर श्रेणी है। यदि अगर इनके बीच के हमारे डिफरेंस यानी सर्वांतर बराबर नहीं होंगे तो हम कह देंगे भैया ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये एपी जो है ये एक मतलब ये जो हमारे पास एक व्यवस्था है वो हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। इसी तरीके से मेरे भाई अब देखिए, इसी तरीके से बहुत प्यारा और एक दुलारा कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, बहुत प्यारा और बहुत दुलारा कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कुछ पद प्राप्त हो जाएं, जैसे आपको कुछ पद प्राप्त हो जाएं, जैसे आपको पता चल जाए क्या मेरे भाई, आपको ए का मान पता चल जाए। यदि मान लेते हैं आपको ए का मान पता हो गया, ज्ञात हो गया, मान लेते हैं ए का मान 5 है और डी का मान, ध्यान से सुनिए, अगर डी का मान आपको पता चल जाता है कि 4 है और आपसे पूछ लेता है कि आप आगे के 3 पद बताइए, तो ए तो आपके पास है, अगला पद होगा A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4। अभी आप मुझे बताओ, आपने अभी पिछली बार में क्या देखा कि हमने D जब निकाला था A2 माइनस A1 किया था, ये आपने देखा। हमने देखा कि जब हमने D निकालने का प्रयास किया A3 माइनस A2 किया मैंने, फिर मैंने देखा कि मेरे भाई हमें D ही निकालने के लिए A4 माइनस A3 भी करना पड़ा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसी में एक चीज़ मिल जाता है कि अगर हम ये A2 प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हम इस A1 को इधर भेज दें तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी A1 प्लस D, यानी अगर हमें A2 प्राप्त करना होगा तो हमें A1 प्लस D करना होगा। ये तो मेरे भाई सूत्र बन के आ गए आपके पास। दूसरा नंबर देखिए, अगर यहीं पर मैं बात करूँ A3 निकालना हो तो क्या करना होगा, तो ये D तो आपका ऐसे रहेगा, इसको आप उधर भेजोगे तो आपका A2 प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से D आप या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो कि भैया A2 प्लस D, एक लाइन ये देखिए कितना प्यारा आ रहा है।
फिर उसके बाद देखिए अगर आपको A4 याद करना है तो आप क्या कर सकते हो, A3 प्लस डी ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक मेरे भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ा सा मैं रिफॉर्म करके भी यहाँ पे समझा सकता हूँ। देखिए आप इसी A2 को चाहो एक तरीके से और लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि A2 बराबर जो आपने 1 यहाँ लगाया है वही 1 उठा के डी के बगल में लगा दीजिए, A प्लस 1D। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। A3 है, A में 2D जोड़ दो, A में 2D जोड़ दो, यहाँ पे केवल A का मान रखिए, कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी आपका सेम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अगर A4 है तो A4 में आपको A प्लस ये 3 बगल में दे दो इनके भैया 3D। ठीक, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, देखिए अगर मैं इनके सहारे से निकालूंगा, इनके सहारे से A2 प्लस AD वाले से, तो देखिए मुझे A2 निकालने के लिए, मुझे ये पद निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं सबसे पहले आपको इसका वाला इधर करके दिखा देता हूँ और ये वाला मैं सारा उधर कर दूंगा। तो सबसे पहले A2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, A2 के लिए A1 प्लस डी। A2 बराबर क्या चाहिए, A1 प्लस डी। ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, एकदम प्यार से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक, देखिए उसके बाद क्या होगा, A2 का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे A2 ही लिखेंगे। A1 का वैल्यू हमारे पास है मेरे भाई 5, हमने 5 लिखा। डी की वैल्यू है मेरे भाई 4, मैंने 4 लिखा। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास 9, A2 का मान आ गया 9। तो इस तरीके से मेरे पास A2 का तो पहला मान आ गया, मेरे पास एक आ गया। अब हमें चाहिए दूसरा, देखते हैं दूसरे के लिए मुझे क्या चाहिए, A3 निकालना है, मुझे A3 का पद भी प्राप्त करना है इसी पर। तो मैं क्या करूँगा, देखिए A3 बराबर A2 प्लस डी। अब A3 के लिए मुझे A2 का चाहिए और A2 का मान कितना है मेरे भाई 9। तो इसका मतलब 9 प्लस और डी का मान कितना मेरे भाई 4, तो 9 4 13, ये हो गया। अब मुझे A4 भी चाहिए, अब A4 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा कि A4 बराबर A3 प्लस डी, और A3 का मान कितना मेरे भाई 13 और डी का मान कितना मेरे भाई 4, तो कितना हो गया मेरे भाई 17। ठीक, अभी आप बताओगे खुद ही कि दोनों में क्या अंतर है, अभी आप खुद सोचो, अभी आप बताओगे, देखते रहो। अब मैं अगर इस सूत्र से करूं तो देखिए A2 बराबर A प्लस 1D, A2 बराबर A प्लस 1D। अब A2 का मान ऐसे ही, A का मान हमारे पास है मेरे भाई 5 प्लस 1 गुणा D का मान 4। तो इस तरीके से मेरे भाई 5 प्लस 4 बराबर 9। देखिए मान तो सेम आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं हो रही है, मान तो सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं दूसरा, A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान मेरे भाई कितना है, 5 है और प्लस 2 और D का मान मेरे भाई 4 है। अगर देखिए तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 दूनी के 8 और 8 5 13। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, आप आराम से देखो, ये लग गया। इसी तरीके से अगर आपको A4 निकालना होगा तो आप क्या करोगे, A प्लस 3D और आपका हो जाएगा 5 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 4, तो 5 प्लस 4 तिहाई के 12 और ये हो जाएगा मेरे भाई 17। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर था, इसमें अंतर ये था मेरे भाई कि इसमें एक लगाने के लिए आपको पहले दूसरा लगाना होता है। जैसे आपको A3 निकालने के लिए पहले आपको A2 का मान पता होना चाहिए, आपको A4 निकालने के लिए आपको A3 का मान पता होना चाहिए, तभी ये आपका लग पाएगा। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मेरे भाई आप सोचो ना कि आपको A2 निकालना है तो केवल A और D से मतलब है, जो इसमें दिया है। ठीक, और A3 निकालना है। अब इससे क्या है, इससे इस वाले सूत्र से क्या है कि आप मेरे भाई क्या निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि A70 निकालो, तो आप A70 निकालने के लिए A प्लस 69D कर दोगे, आप A प्लस 69D कर दोगे। पर इसमें आपको 69वां भी निकालना होगा, यानी A से लेके 69 तक निकालोगे तब जाकर ये लग सकता है, पर ये डायरेक्ट लग जाएगा। देखिए A का मान आपके पास 5 है, 69 को ऐसे लिखिए, 4 ऐसे लिखिए। अब देखिए करना कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो 9 5 5 ऐसे ही लिख दो और यहाँ पे 9 4 36, कहीं 6 हासिल लग गया मेरे भाई, 3 और 4 6 24, ये हो गया आपके पास 76।
तो इस तरीके से अगर आप जोड़ देते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 8 और ये 281, मतलब मैंने डायरेक्ट लगा दिया। पर अगर आप इसी में अभी A70 निकालोगे, अगर आप सोचो A70 निकालोगे इसके द्वारा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा A70 के लिए, मजबूरी है ना, A70 के लिए आपको करना पड़ेगा A69 बराबर A69 और डी। और A69 कहाँ से आएगा, A68 से। A68 कहाँ से आएगा, A67 से। तो इस तरीके से आपको बहुत बड़ा सवाल लगाना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये सवाल बहुत सरल होता है और यही लगाया जाता है। अब मेरे भाई मैं आपको देखो बहुत तगड़ी चीज़ बताऊँगा, ये आपको समझ में बहुत मस्त आएगी। देखिए क्या कहानी है कि वहाँ पर आपके दिया है मेरे भाई A प्लस कुछ भी, कोई भी सूत्र उठा लो, चलो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ A प्लस 4D। ये किसका सूत्र होता है मेरे भाई, A5 का। A5 निकालना है तो A प्लस 4D। अगर आप ध्यान से सुनो, अगर मैंने इस 5 को n मान लिया, मान लेते हैं कि n बराबर यहाँ पे 5 है। अगर हमने कह दिया कि A यहाँ पे n बराबर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AN बराबर, इसको हम लिखेंगे मेरे भाई A। ध्यान से सुनिए, ये प्लस और ये क्या है, ये 5। अगर मैं कहूँ कि मेरे भाई ये 5 माइनस 1 है तो आप मानोगे, अगर मैं कहूँ 5 माइनस 1 है तो आप मानोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये ऐसे डी, ये ऐसे डी लिख दिया मैंने। अब आप देखो मैंने AN लिखा, A प्लस लिखा, और 5 को भैया 5 को n कहा था तो n माइनस 1, और ये मेरे भैया D। और यही समांतर श्रेणी का मेरे भैया सूत्र है, यही समांतर श्रेणी का क्या है मेरे भैया, सूत्र है। यही समांतर श्रेणी का क्या है मेरे भैया, सूत्र है। तो मैंने आपको बहुत प्यारे अंदाज में समांतर श्रेणी के साथ साथ उसके सूत्रों को भी बता दिया। अब बात करेंगे मेरे भाई हम अपने पहले सवाल के बारे में कि हम इस पहले सवाल को कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। तो देखते हैं पहला सवाल हमारा दिया क्या हुआ है मेरे भाई। पहला सवाल दिया हुआ है कि हमें चेक करके, मतलब इसको भैया पूरा समांतर श्रेणी, इसको मेरे भैया पूरा समांतर श्रेणी जो है बना कर रखना है और देखना है क्या हमारा पहला सवाल क्या बोल रहा है। हम इसको पढ़ भी लेते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। अरे भैया मैंने कहा क्यों है, तो क्यों होती है बताइए। अगर कोई भी समांतर श्रेणी है तो ऐसा क्यों होता है। सीधी सीधी सी बात है मेरे लाला, सीधी सीधी सी बात है कि मेरे भाई उनके बीच का क्या बराबर होता है, डिफरेंस बराबर होता है। अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो हम प्यार से कहेंगे भैया वो AP है। तो अब हमारे लिए जो पहला मुसीबत आ चुका है वो ये आ चुका है कि ये सवाल क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये है। तो क्या हमें चेक करना है कि क्या मेरा भाई ये एक समांतर श्रेणी है। बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए कैसे है, तो हल करना पड़ेगा बिल्कुल। आप कहोगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, अर्थात ये A बोल रहा है, प्रथम किलोमीटर का किराया अर्थात A बराबर 15 रुपया है, ठीक। और प्रत्येक एक्स्ट्रा, ठीक, आप ये कह सकते हो कि उसके बाद एक्स्ट्रा ईच किलोमीटर, ठीक, एक्स्ट्रा ईच किलोमीटर जो किराया आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे भाई, वो बोल रहा है 8 रुपये है। कितना है मेरे भाई, 8 रुपये है। इसका मतलब मेरे भाई ये कहना चाहता है कि एक्स्ट्रा में जो आ रहा है 8 रुपये, मैं उसको क्या करूँगा, ये मेरे भाई ये मेरे पास D है, ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, D है। अब देखिए हमारे पास A बराबर 15 है और D बराबर मेरे पास मेरे भाई 8 है। मैंने कुछ देर पहले अभी आपसे बात करी कि आप बहुत प्यार से इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, हमको 2-3 पद निकालने होंगे। यदि हम AP देखते हैं तो AP में हम A रख देते हैं, A2 रख देते हैं, A3 रख देते हैं, A4 रख देते हैं, और ऐसे ही इसको हम आगे आगे बढ़ा हुआ मान लेते हैं। अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास A अभी मौजूद है मेरे भाई, हमारे पास क्या नहीं मौजूद है, हमारे पास A2 मौजूद नहीं है। तो हम A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने कहा था 2 सूत्र हैं, दोनों लगा सकते हो आप, चाहे जो लगा दो। अगर आपको ये वाला लगाना है A प्लस 1D, आप ये लगा लो मेरे भाई। अगर आपकी इच्छा है A2 बराबर A1 प्लस D, ये लगाना चाहते हो ये वाला लगा दो, कोई समस्या नहीं। A2 बराबर देखिए मेरे भाई, A2 बराबर A का मान कितना मेरे भाई, 15,
मैं देखिए तीनों लगा के दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से जिससे लगाना है आप उससे लगा दीजिएगा, आपका आएगा, आपका आएगा मेरे भाई, चाहे जैसे लगाओ। तो A2 बराबर 5, वैसे 2 3 नहीं है, जो मैंने अभी बताया वो वाला यही होता है। आप डायरेक्ट भी लगाओगे तो भी चलता है। तो A2 बराबर 15, A2 बराबर 15 प्लस 1 और डिफरेंस आपके पास कितना है 8। तो A2 बराबर आपके पास हो जाएगा मेरे भाई 15 और प्लस 8 बराबर मेरे भाई 23। कितना मेरे भाई 23। इस तरीके से आपके पास A2 का मान आ गया। अगर A3 का मान देखा जाए तो A प्लस 2D ये हो जाएगा, और A3 बराबर A का मान क्या है मेरे भाई 15, ठीक। और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, आगे देखिए, आगे आपके पास हो जाएगा कि A15, हाँ चलिए, तो 2 गुणा D का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, D का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 8, ठीक। तो A3 बराबर 15 प्लस 16, तो यहाँ पे A3 का वैल्यू हो गया मेरे भाई कितना, 15 और 16 जोड़ देंगे तो A हो जाएगा मेरे पास 31। इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर A4 का भी मान निकाल सकते हो। A4 बराबर A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A का मान कितना मेरे भाई 15 प्लस 3 और D का मान 8। तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 4 5 9 और ये 3 39। तो इस तरीके से हो गया, ठीक। इसका मतलब अगर आप देखो तो हमारे पास इस तरीके से पूरी व्यवस्था चलकर चली आ रही है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया। तो AP, तो AP जो आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है मेरे भाई, देखिए AP हमारे पास आ रहा है 15 23 फिर 31 और फिर 39। अगर हम इनके बीच का भैया डिफरेंस भी निकालना चाहें तो हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने D सब जगह बराबर लिया है। तो हम कहेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक। एक समांतर श्रेणी है। अगर आपको नहीं लगता क्यों, तो आप इसका भैया निकाल लीजिए डिफरेंस। इसका भी 8 आएगा, इसका भी डिफरेंस 8 ही है, इसका भी डिफरेंस 8 ही है। हमने बस अलग अलग किलोमीटर के हिसाब पे इसको जोड़ते हुए चले हैं हम लोग, और इतना प्यार से आ गया, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखिए, आप इसको चेक करना चाहते हो कि हाँ भैया ये कैसे आया, कैसे आया ये, ठीक। तो मैंने तो इसको एक जो है मैट्रिक सवाल की तरह बताया है। लेकिन अगर आप केवल इसको चेक करना चाहते हो कि केवल चेक करना है जो सवाल बोल रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रथम किलोमीटर का किराया अगर इसका 15 रुपया था तो दूसरे वाले में 8 और जोड़ देना है। तो 15 और 8 अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास हो जाएगा मेरे भाई 23। 23 में और एक 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 31। 31 में एक 8 और जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा 39, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनमें चेक करना होता है। तो आप लिखोगे कि भैया D1 बराबर A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो D1 बराबर आप चेक कर सकते हो मेरे भाई 23 माइनस 15, 23 माइनस 15। तो D1 बराबर यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ से कर सकते हैं कि भैया D2 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देखिए D2 बराबर A3 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 31 माइनस 23। फिर D2 बराबर देखिए यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा। फिर D3 बराबर निकाल सकते हैं आप A4 माइनस A3, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D3 बराबर A4 का मान 39 हो जाएगा और इसका 31 हो जाएगा। तो D3 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि सभी के सर्वांतर बराबर हैं। हम लिख सकते हैं कि अतः सर्वांतर बराबर हैं, अतः सर्वांतर बराबर हैं। तो यह एक AP है, ठीक। ये दो सवाल आपको दोनों तरफ दिख रहे हैं। इसमें आपका जो सवाल बोला है, आपको चेक करने के लिए बोला है, तो आप ये वाला लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। यदि आप समझने के लिए जाना चाहते हो तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। सवाल आनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सवाल आपको समझ में आनी। और अगर आपको सवाल समझ में आ रही है तो मेरे भाई बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। तो ये बहुत सरल तरीका है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, अपना दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल बोल रहा है मेरे भाई कि किसी दिए गए बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की हवा का
1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस स्थिति में आपको चेक करना है कि बेलन के अंदर क्या हवा है, मतलब 1/4 हिस्सा वो कह रहा है बार बार वो बाहर निकाल देता है। तो 1/4 हिस्सा वो बाहर निकाल रहा है, इस पर आपको फोकस करके रखना है। सवाल बहुत दमदार है। देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई सिलेंडर है और उसमें मान लिया कि माना बेलन में या सिलेंडर में, माना बेलन या सिलेंडर में, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना बेलन या सिलेंडर में 1 यूनिट हवा है, 1 यूनिट हवा है, ऐसे 1 यूनिट हवा है। अब बोल रहा है मेरे भाई सबसे शुरुआत में 1 यूनिट हवा थी शुरुआत में, और प्रत्येक बार वह 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देता है प्रत्येक बार। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास अभी के लिए देखिए 1 बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, अब पहली बार जब हवा निकला तो 1/4 हिस्सा बाहर निकलेगा, 1/4 हिस्सा। तो 1 में से 1/4 हमको माइनस कर देना है। तो देखिए 1 में से 1/4 हम माइनस करेंगे तो 4 1 का 4 और ये -1 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 4। ठीक, तो इस तरीके से 4 1 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। यानी जब पहली बार हवा निकला, पहले तो 1 यूनिट था, दूसरी बार जब उसने हवा निकाला तो बचा कितना, 3/4 यूनिट। ठीक, अब देखिए इस 3/4 यूनिट से जब वो हवा निकालेंगे मेरे भाई, 3/4 यूनिट से हवा निकालेंगे तो कितना, 1/4 यूनिट हवा बाहर चला जाएगा 3/4 से। तो इसका मतलब अगर देखिए 3/4 से 1/4 यूनिट हमको हवा बाहर निकाल लेना है। तो सबसे पहली बात कि मेरे भाई 3/4 का 1/4, 3/4 का 1/4, तो का 1/4 अगर लेंगे तो यहाँ पे 3 1 का 3 हो जाएगा और 4 चौके 16। तो ये इतना हो जाएगा। अब इतना आपको जो है, इतना आपको इतने में से माइनस करना है। तो 3/4 में से आपको मेरे भाई 3/16 आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरे भाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 6 और 4 दूनी के 8। अच्छा, यहाँ पे आपका 4 चलेगा, 4 चौके 16 होगा ना, यहाँ पे 4 चलेगा। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और यहाँ पे -3/16। तो यहाँ से अगर आप घटा दोगे तो 9/16। इसका मतलब आपके पास पहली बार में 1 यूनिट हवा थी, निकालने के बाद दूसरी बार में आपको भैया 3/4 हवा बची। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, इतना करने के बाद हमारे पास जो हवा बची थी उसका 1/4 भाग इतना होता है, और इतना भाग हम जो है 3/4 में से निकाल लेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। अब फिर इसने बोला भैया कि इतना 9/16 का 1/4 भाग हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना भैया, 9/16 चौका 64। ये अब हम 9/16 का अगर हम 9/16 का मेरे भाई 9/16 का माइनस कर लें 9/64 से, तो भैया 16 चौका 64, 4 से ही गुणा होगा। तो यहाँ पे 36 - 9/64। अगर हम इसको घटा लेते हैं मेरे भाई तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास बचेगा 37 जी, क्योंकि 6 में से 9, अगर 16 में से 9 को लेके जाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, 7 और यहाँ 27, तो ये 27/64। तो ये मेरे पास बचा। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अब जो क्रम आ रहा है, ठीक, जो क्रम आ रहा है सबसे पहले 1, उसके बाद हमारे पास जो क्रम है मेरे भाई वो क्या है, 3/4। वो क्या है मेरे भाई, 3/4। अब ये 3/4, उसके बाद क्या है मेरे भाई, अगला क्रम में 9/4। और इसके बाद अगर हम देखें मेरे भाई, अच्छा 9/16 है मेरे भाई, क्या है 9/16। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्या है मेरे भाई, 27/64। ये हमारे पास है। क्लियर। अब हमें इसमें चेक करना है कि क्या ये एपी है। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हमको ने आपको कहा था कि आप यहाँ पे D1 D2 को घटाकर जोड़कर मान लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले D1 निकालने के लिए हमें A2 - A1 करना होगा। अगर हम A2 - A1 करते हैं तो हमें 3/4 में से 1 को घटाना होगा। तो मेरे पास 3/4 है -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3/4 और यहाँ पे भी -4। तो इस तरीके से -1/4 पहला उत्तर आ जाएगा। D1 बराबर, अगर हम यहाँ पे D2 का मान निकालें तो हमारे पास A3 - A2 होगा, A3 - A2 होगा। तो A3 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9/16 और A2 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3/4। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 9/16 और ये -12, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/16।
अब D3 बराबर यहाँ पे A4 माइनस A3, तो यहाँ पे A4 का मान क्या है मेरे भाई 27/64, तो हो जाएगा 27/64, ठीक, माइनस दूसरा हो जाएगा मेरे भाई 9/16, क्या हो जाएगा मेरे भाई 9/16, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये देखिए 27/64, ठीक, और ऊपर देखिए 9 चौ 36, तो अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हो तो भी देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 11, ठीक, तो 11 बटा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, अच्छा गलत मैंने कर दिया, अगर हम 36 में से 27 को लेके जाएंगे तो यहाँ पे 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पे 9 और ये 64, ठीक, तो इस तरीके से आया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है, सर्वांतर बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। क्लियर हो गया मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला सवाल।